आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीइंग इकोनॉमिस्ट। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स फ्राम द ईयर 1977 टू 1988 तक हम देखेंगे। डिफरेंट इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकानमी क्या हुए, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, उनकी असेसमेंट करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और आखिर में हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। 1977 से लेकर 1988 तक इसको सेकंड मिलिट्री रिजीम के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें 1977 के स्टार्ट से ज़ियाउल हक साहब ने इसको टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट को, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, और उनकी डेथ जब हुई 1988 में तो उनके साथ उनका यह टेन्योर जो है वो ख़त्म हुआ। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि वो जो मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके लिए इस तरीके की सरकमटेंसेस क्रिएट किए गए, हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से उनको वहाँ पे गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने टेक ओवर किया, जो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिजीम था उसको ख़त्म किया और अपनी गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश की। इस दौरान जो कमर्शियल क्लासेस थी उन्होंने उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी, इस तरह से कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी लास्ट रिजीम की, उनकी पॉलिसीज़ से वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। जैसे लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी हो गई, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हो गई। तो जो कमर्शियल क्लासेस थी उनको एक ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए थी, जो कि बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो उनको हेल्प आउट कर सकें। और इस दौरान फिर आपकी जो ज़्यादातर फोकस था वो फंडामेंटलिज्म की तरफ ज़्यादा था। यूएसएसआर की इन्वेजन ने अफ़गानिस्तान में यूएसए के इंटरेस्ट को भी यहाँ पे इन्हेंस कर दिया। यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इस तरीके से इन्हेंस हुआ बिकॉज कि उनको कोल्ड वार चल रही थी, कोल्ड वार का दौर था, तो उनको यहाँ पे कन्फ्रंट करने के लिए रशिया को, यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान में कोई नेबरिंग कंट्री चाहिए था जहाँ से वो अपनी ऑपरेशंस को मैनिपुलेट कर सकें। तो पाकिस्तान इज़ बेस्ट फॉर देम। तो यूएसए भी यहाँ पे आ गया, यूएसएसआर भी यहाँ पे आ गई। ये रीजन मिलिट्री और जो वार था उसके ये जो रीजन था ये मिलिट्री वार्स में और इस चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे एड भी आई बहुत ज़्यादा। जब एड आई तो उसने यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के लिए काम इस तरीके से आसान कर दिया कि अब आप मोस्टली चीज़ों पे बेस कर रहे थे, एड बेस्ड चीज़ों पे, तो उसने आपकी कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया। लोगों के पास पैसा आ गया, कैश इन हैंड ज़्यादा हो गया। तो जब भी आप किसी को कैश इन हैंड देंगे तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी कंजम्पशन पे पड़ता है। आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसकी वजह से कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो है वहाँ पे जनरेट हुई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो नहीं थी, तो आप ज़्यादा रिलाई कर रहे थे इम्पोर्ट्स पे, क्योंकि एड थी ज़्यादातर, और एड का जो इम्पैक्ट है वो इतना रियल इम्पैक्ट नहीं होता। फिर रेमिटेंसेस उन लोगों की वजह से जो लोग लास्ट रिजीम में बाहर गए थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड हुए, तो वहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड हुई। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या मुराद है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद है कि इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ एन इकानमी। तो उससे फिर करंट अकाउंट बैलेंस क्रिएट होता है। करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स अगर बराबर होंगी तो फिर करंट अकाउंट जो है बैलेंस में होगा। अगर एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होंगी इम्पोर्ट से तो फिर करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगी इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। रेमिटेंसेस के आने से करंट अकाउंट की जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हुई, और उससे फिर जो प्रेशर था कंजम्पशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से, जो इन्फ्लेशन वगैरह या टेंशन जो क्रिएट हो रही थी, तो उसने रेमिटेंसेस के आने से आपकी इकानमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था कि अब कंजम्पशन तो एक तरफ से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से जो रेवेन्यू इन शेप ऑफ रेमिटेंसेस आ रहा था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। तो इन्फ्लेशन को काउंटर इस तरीके से उसने कर लिया। तो जो वहाँ पे सोशल टेंशन्स थी, डिफरेंसेस थे, मिजरीज क्रिएट हो रही थी, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होगी। फिर भुट्टो साहब ने जो मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे
तो उनकी प्रोग्रेस स्टार्ट होने से, उनकी वर्किंग स्टार्ट होने से आपकी जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज़ हुई। तो उनकी इंक्रीज़ होने से इस दौर में जो इकॉनमी की परफॉर्मेंस थी उस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी, तो उनकी पॉलिसीज़ की फ्रूट्स ने जो है वो उनकी पॉलिसीज़ की जो रिज़ल्ट्स थे, उन्होंने उनकी इन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज़ किया। जब उनको स्टेबलाइज़ किया तो अब आपको ज़रूरत पड़ गई मज़ीद उन पे इन्वेस्टमेंट करने की, इन द शेप ऑफ जो भी हेल्पिंग मटेरियल, जो भी कैटलिस्ट थे उसको उनको रिक्वायर्ड थे इन द शेप ऑफ फर्टिलाइजर्स या एसेंशियल कमोडिटीज़। तो उनको फिर इंक्रीज़ करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आपने उनको भी इम्पोर्ट किया। पॉलिसीज़ क्या थी इस मिलिट्री रिजीम की? पहली पॉलिसी जो थी, जो बहुत जो है वो कह सकते हैं कि पिछली रिजीम से काफ़ी डिफरेंट थी, वो थी डीनेशनलाइजेशन। क्योंकि लास्ट रिजीम में नेशनलाइजेशन की बात हो रही थी, अब यहाँ पे डीनेशनलाइजेशन की बात हो रही थी। क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आपकी जो कमर्शियल क्लास है जो है वो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो उसके जो फ्रूट्स हैं नेशनलाइजेशन के, वो आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक, आम पब्लिक तक नहीं पहुँच रही, कॉमन पीपल तक नहीं आ रही। तो उसकी वजह से जो कमर्शियल क्लास थी वो तो फ़ायदे में थी, जो एक्सपीरियंस उनको हो रहे थे, उनको जो प्रॉफिट्स हो रहे थे, जो उनको फ़ायदे हो रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे आम कॉमन पर्सन थे, उनके लिए फिर वहाँ पे मसाइल जो है सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने फिर रिवर्सिंग शुरू करी नेशनलाइजेशन की, सो दैट कि जो है वो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो सके, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो सके, जो इनकम इनक्वालिटी क्रिएट हो रही थी वो भी रिड्यूस्ड हो, और जो क्लास डिफरेंसेस बन रहे थे वो भी ना हो। तो इस तरीके से जो डीनेशनलाइजेशन की कोशिश की गई, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी इदारे थे, बैंक्स थे आपके पास, जो पीआईए था, जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड इदारे थे, जो वो सारे के सारे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस नेशनलाइजेशन में काफ़ी हद तक हिंडर हुई थी लास्ट, उससे पिछले रिजीम के मुकाबले में। तो जितने भी इदारे थे, स्टील मिल्स, पीआईए, बैंक्स और भी गवर्नमेंट के जितने भी सब्सिडीरीज थे, इदारे थे, तो अब उनको डीनेशनलाइजेशन की कोशिश शुरू होगी। डीनेशनलाइजेशन की कोशिश करके उनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके अब गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बैक हो रहा था। वो इसलिए बैक हो रहा था कि जब भी प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंसी को लेकर आता है। प्राइवेट सेक्टर ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाता है। क्योंकि इसको इस तरीके से हम समझ लें कि जब कोई एक बंदा एक बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेगा तो उसके लिए कंसंट्रेट करना, उसके लिए उस चीज़ पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ओवरलुक कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक़्त हर एक बंदे के पास एक लिमिटेड चीज़ होती है जिसको ओवरसी करना होता है, जिसको वो देख रहे होते हैं। तो फिर उस तरीके से आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो फिर काफ़ी हद तक एनहांस होती है। तो डीनेशनलाइजेशन की कोशिशें शुरू होगी। डीनेशनलाइजेशन जिन जिन इदारों को वो कर सकते थे उसके लिए उन्होंने इन 11-12 सालों में कोशिश की, काफ़ी हद तक चीज़ों को उन्होंने डीनेशनलाइज़ किया। फिर जो सेकंड पॉलिसी थी, इस्लामाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, इस पॉलिसी ने आपकी इकॉनमी में बहुत जो लॉन्ग लास्टिंग जो है ना इम्पैक्ट छोड़े। आपकी जितनी भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनकी नोमेनक्लेचर्स चेंज हुई, आपकी पॉलिसी जो थी वो काफ़ी हद तक चेंज हुई। आपके ये एक, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अगर हम इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम इसके प्रो एंड एंटी की अगर बात करें, तो जो इसकी अचीवमेंट्स थी वो काफ़ी हद तक ठीक थी बाज़ सेक्टर्स में, लेकिन बाज़ जगहों पे इसने फिर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़े जिन्होंने आपकी इकॉनमी की परफॉर्मेंस को वर्स ऑफ करने में भी काफ़ी रोल प्ले किया। तो इस्लामाइजेशन ऑफ द इकॉनमी की ज़रूरत इस तरीके से थी कि आपकी पॉलिसीज़ जो थीं, आपकी जो इकॉनमी की परफॉर्मेंस थी, उससे पॉवर्टी, उससे इनकम गैप, उससे इनकम इनइक्वालिटी, उससे सोशल क्लास डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे ज़्यादा। उससे थे जो पुअर लोग थे उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जो गरीब लोग थे वो सफरिंग ज़्यादा थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था।
तो इस्लाम जब भी बात करता है वो इक्विटी की बात करता है, वो इक्वालिटी की बात करता है। तो इस्लामाइज़ेशन ऑफ द इकॉनमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ने काफ़ी हद तक ये जो पॉलिसीज़ थीं, जितनी भी वर्किंग थीं, हर सेक्टर में उसको उसने काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया, उनके नोमेनक्लेचर्स को चेंज किया, उनकी वर्किंग प्रोसीजर्स को इम्पैक्ट किया। तो उसने एक लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बहुत सारे सेक्टर्स में। फिर थर्ड जो पॉलिसी थी वो आपने कोशिश की कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की जाए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स को लेकर आने की वजह ये थी कि आईएमएफ के साथ आपकी कमिटमेंट थी, आईएमएफ से आप लोन ले रहे थे, तो उन बहुत सारे जितने भी इदारे थे वहाँ पे रेगुलेशंस लेकर आने की कोशिश की गई, उनको डीरेगुलाइज करने की कोशिश की गई फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। क्योंकि आईएमएफ का जब भी वो प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है तो उनका मेन मकसद ये होता है कि आप लिबरलाइज करेंगे, आप उस अदारे को खुद मुख्तार करेंगे, आप उस सेक्टर को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ेंगे, वो तमाम वर्किंग को, तमाम अपनी एक्टिविटी को खुद ओवरसी करेगा, और वो उसके लिए गाइडलाइंस जो हैं वो आईएमएफ की तरफ से मिलती हैं फिर। तो इस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ने आपकी बहुत सारे जो सेक्टर्स थे वहाँ पे फाइनेंशियल डीरेगुलाइजेशन करने की कोशिश की गई, लिबरलाइजेशन करने की कोशिश की गई, और फिर जो नेक्स्ट वर्क पॉलिसी अडॉप्ट की गई मेजर वो जो थी वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। पहले जो थी वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ थी, तो अब जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी की अडॉप्ट की गई। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट किसी भी दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में आपकी करेंसी की एक यूनिट की वैल्यू है, उसकी वर्थ है, उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये दो तरीक़ों से डिटरमाइन हो सकता है। इसकी वर्किंग के लिए दो काम कर सकते हैं आप, या आप उसकी वैल्यू को फिक्स्ड कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे। फ़र्ज़ किया $1 के मुकाबले में रुपये की वैल्यू को आप जो है वो फिक्स्ड कर लेते हैं एक सर्टेन बेंचमार्क पे, एक सर्टेन मुकाम पे, एक सर्टेन वैल्यू पे, तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। वो फिक्सेशन नॉर्मली जो आपकी मॉनेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है या गवर्नमेंट होती है, ये जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है वो करती है। देन दूसरा तरीका ये है जो इस रिजीम में इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान में, वो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये है कि आप की करेंसी की जो वैल्यू है दूसरी मुल्क की करेंसी के मुकाबले में, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है खुद ब खुद डिटरमाइन करती हैं। उसमें आपकी किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। वो सारा जो भी प्रोसेस है वो मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद एडजस्ट करती हैं। अगर डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वेट कर जाएंगी वहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी डिटरमाइन हो जाएगी करेंसी की। तो पाकिस्तान ने इस रिजीम में कोशिश की गई कि अपनी जो रुपये थी उसकी वैल्यू को रेगुलाइज करने की कोशिश की मार्केट फोर्सेस के साथ जो है, और मार्केट फोर्सेस के साथ जब उसको रेगुलाइज करने की कोशिश की तो इस एक्सचेंज रेट पॉलिसी ने आपकी जो बाकी सेक्टर्स थे, आपकी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसको भी फिर काफ़ी इम्पेक्ट किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन को भी काफ़ी इम्पेक्ट किया मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करके। और आपकी एक्सचेंज रेट, अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, अगर आपकी करेंसी की डिमांड कम होगी तो फिर आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड में भी देख लिया कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जब रेमिटेंसेस आ रहे थे तो फिर इसका मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या फ़ॉरेन किसी भी करेंसी को आप रुपये में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि रुपये की डिमांड बढ़ रही थी। जब रुपये की डिमांड बढ़ रही थी तो फिर एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रिशिएट हो रहा था, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज हो रही थी, बल्कि इम्प्रूव हो रही थी। देन फिर जो नेक्स्ट आपके पास पॉलिसी थी वो थी कॉरपोरेटाइजेशन। इसमें क्या था कि आपके डिफरेंट कॉरपोरेट सेक्टर्स को जो है वो इन्हांस किया गया, इनिशिएट किया गया। कॉरपोरेट सेक्टर को जो है वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई इस तरीके की कि आपके कॉरपोरेशंस को, कॉरपोरेट सेक्टर को इन्हांस किया गया। उस कॉरपोरेशन सेक्टर के इन्हांस होने से एक तो आपका कॉरपोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन बूस्ट अप हुआ। फिर वहाँ से आपकी स्टॉक मार्केट्स में, आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबिलिटी मिल गई। और ये जो आपके पास कॉरपोरेशन सेक्टर था, बिजनेस की जो एनवायरनमेंट थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई।
बिज़नेस की एनवायरनमेंट इस तरीके से चेंज हुई कि बिज़नेस की स्ट्रक्चर जो हैं, बिज़नेस की वर्किंग बेसिकली वो 6-7 टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली हम इनको कह सकते हैं 3 शार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के आप इंडिविजुअल कोई एक बंदा होता है, वही मालिक कुल होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ दैट बिज़नेस का। फिर एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग 6-7 तक जो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। और वो अपनी जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, आइदर वो फिज़िकली, आइदर वो फाइनेंशियली, या जिस तरीके से भी वो कि एक एग्रीमेंट में बंध जाते हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं और वो जो भी डिसीजंस होते हैं वो सारे खुद मिल के लेते हैं। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सारे खुद उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं और लॉस एंड प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल वो सारे खुद होते हैं। फिर जो थर्ड थिंग है वो है कारपोरेशन। कारपोरेशन में क्या होता है कि मैनी जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की खुद उसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं होती। आप यू हैव टू जस्ट बाय डिफरेंट शेयर्स और इट्स इक्विटीज़, उसको आप बाय करते हैं और बाय करने के बाद जो है वो आप जो है आपको जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके। बाकी डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा होता है। अब इन्फ्लुएंशियल होने के लिए आपको ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स होने चाहिए। जितने आप बड़े शेयर होल्डर होंगे, उतना ही आपका उस डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा रोल प्ले होगा। ठीक है? तो ये शॉर्ट सा मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दी इनमें। तो कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन सेक्टर्स के आने से आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर था, आपका जो कमर्शियल सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ और जो उसकी वजह से यहाँ पे जो बिज़नेस सेक्टर था, वो बिज़नेस सेक्टर पे कि अब लोग जो थे वो अपने बिजनेसेस को लार्ज स्केल पे लेके जाने की कोशिश करते थे सो दैट कि वो कॉरपोरेशन के जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं उनको मीट कर सकें। नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस मिलिट्री रिजीम। सबसे पहली जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि आपका जो ग्रोथ रेट थी, परफॉर्मेंस थी आपकी इकानमी की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और उसकी एवरेज आपकी पर एनम जो है था वो तकरीबन 6.5% थी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मिलिट्री रिजीम में। एंड देन उसके बाद अगर हम ओवरऑल पूरे रिजीम की बात करें, उसकी एवरेज हम निकालें तो वो 4.3% रही इस तकरीबन 12-13 साल के रिजीम में। उस ग्रोथ रेट की जो इम्प्रूव होने की रीजंस थी वो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी कर ली। हमने देख भी लिया कि जी फॉरेन एड भी थी, आपकी पॉलिसीज़ जो थी उन वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की अडॉप्ट की गई जिन्होंने आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की को एनहांस करने में अपना रोल प्ले किया। थर्ड अचीवमेंट जो थी वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 9% पर एनम के मुतरादिफ थी, 9% के करीब थी। 9% पर एनम के मुतरादिफ होने का मतलब ये है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का वजह यही थी कि आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी ड्यू टू द फ्लो ऑफ एड, तो उसकी वजह से फिर उस डिमांड को मीट करने के लिए बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स लगाने शुरू किए, इनिशिएट किए। फिर साथ में कॉर्पोरेटाइज़ेशन भी थी, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी जो है वो इन्वॉल्व हुआ, तो उससे उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जो है वो रेंज कर रही थी 33% से लेकर 46% तक इस एंटायर रिजीम में। तो इट मीन्स कि 50% नियर टू 50% इन्वॉल्वमेंट जो थी वो प्राइवेट सेक्टर की थी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो रही थी। मीन्स लोगों के पास जो पैसे थे, लोगों के पास जो एक्सेस मनी थी, जो उनकी कंजम्पशन से बच जाती थी, तो उसको वो लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे, आइदर जिस तरीके से भी खुद या किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इस प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट में आपकी इकानमी की परफॉर्मेंस में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट नाम है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, इन्वेस्टमेंट नाम है आपकी इकानमी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस का, इन्वेस्टमेंट नाम है आपकी इकानमी में कैपिटल की ग्रोथ का। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ की परफॉर्मेंस पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट थी इसने एक इंजेक्शन का रोल प्ले किया जिसने आपकी इकानमी को काफ़ी हद तक बूस्ट अप की भी है और स्टेबलाइज भी रखा। इस सेक्टर की नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि आपने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्राइसेस को रिड्यूस रखा।
उसको स्क्वीज़ अप किया, उसको डिप्रेस रखा। तो उसका जो फ़ायदा था वो किसको पहुंचा? एक तरफ से तो कंज्यूमर्स को पहुंचा, लेकिन उसका उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपके बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुंचा, फ्यूडल्स को पहुंचा। क्योंकि इस रिजीम में अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखें तो जनरल साहब ने अपने पाँव जमाने के लिए उन्होंने हर तरह से जो है बहुत सारे सेटअप्स अडॉप्ट करने की कोशिश की। उन्होंने पॉलिटिकल अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए उन्होंने इस तरीके की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि सो दैट कि जो उनकी यहाँ पे पाँव हैं वो जमे रहें। तो यहाँ पे पाँव जमाने के चक्कर में उन्होंने जितने भी पीसेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया। उनको डिप्रेस इस लिहाज से किया कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कंट्रोल रखा गया सो दैट कि एक तरफ से तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। जब महंगाई ज़्यादा और दूसरी तरफ से जो अल्टीमेट उसका फ़ायदा जो पहुँच रहा था, वो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पहुँच रहा था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे, जो कि अपनी कॉर्पोरेशंस बना के, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आके वहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो अब जो फ़ायदा था, वो सारा का सारा ज़्यादा शेयर ऑफ दिस बेनिफिट विल गो टू इंडस्ट्रियलिस्ट। कुछ हद तक कंज्यूमर्स को भी मिला इन शेप ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, लेकिन जो नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा वो फार्मर्स का था, वो पीजेंट्स का था, वो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ, इसको स्क्वीज़ अप किया गया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी इस दौर में, वो इतनी अच्छी नहीं रही। इसलिए नहीं रही क्योंकि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो थी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा थी, टेंड कर रही थी। उनकी जो है वो रुझ जो रुझान है उस तरफ था कि आपकी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और इन शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सके। एंड लास्टली जो एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट रही इस दौर में, वो थी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके जो रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए गए, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे आपकी लोकल गवर्नमेंट को रिवाइव किया गया, लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव किया गया। लोगों को उनकी डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। जितने भी क्योंकि इस दौर से पहले पाकिस्तान की जो मेजर एरियाज़ थे, जो मेजर पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन थी, वो रूरल एरियाज़ में थी और अर्बन एरियाज़ ना होने के बराबर थे, बहुत कम थे। तो इस रिजीम के बाद क्या हुआ कि आपका जो रूरल अर्बन की जो रेशियो है, वो काफ़ी चेंज हुई। इस तरीके से चेंज हुई कि बहुत सारे रूरल एरियाज़ को डेवलप किया गया, उनमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, वहाँ पे बेसिक लाइफ़ की जो नीड्स थी, उनको इम्प्रूव किया गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एनहांस किया गया। तो जब भी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी जगह एस्टेब्लिश्ड होगा, तो वो उसका जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है, उसका जो एक्सटर्नलिटी है, वो बाकी अदर सेक्टर्स पे भी अब सराउंडिंग में भी पड़ेगी, उस एरिया पे भी पड़ेगी। तो वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होंगे, तो उनकी वजह से लोग जो हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो कि अर्बन एरियाज़ के करीब थे या जहाँ पे फैसिलिटीज़ पहले दूसरे रूरल एरियाज़ के मुकाबले में ज़्यादा थीं, तो उनका मज़ीद एनहांस किया गया, उनको वहाँ पे मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुई, वहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन का क़याम हुआ इन द शेप ऑफ हेल्थ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की गई। तो अब जो आपके रूरल एरियाज़ थे, काफ़ी रूरल एरियाज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ ट्रांसफ़ॉर्म होने शुरू हो गए इस तरह। और जो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो सके, तो वहाँ पे भी उन्होंने रूरल डेवलपमेंट की काफ़ी कोशिश की गई, वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई गई, स्कूल्स बनाए गए। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मदरसा स्कूल बनाए, क्या कहते हैं मस्जिद स्कूल का इंतज़ाम किया गया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के लिए जो पॉलिसीज़ थीं, उनको बेसिक हेल्थ यूनिट्स की शक्ल में, रूरल हेल्थ यूनिट की शक्ल में काफ़ी हद तक वहाँ पे उन्होंने उनको एनहांस करने की कोशिश की। सो दैट के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। असल मकसद तो अगर हम जो इनफॉर्मली बात करें यहाँ पे, तो असल मकसद यही था ना कि अब लोगों की नज़र में आपने अपने आप को कैसे सरखरू करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पब्लिक ज़्यादा रही हैं, प्रो पीपल ज़्यादा रही हैं जनरल पब्लिक के लिए। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स की भी कोशिश की गई, सोशल डेवलपमेंट की भी कोशिश की गई और उसके लिए रूरल डेवलपमेंट
उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके लिए डीनेशनलाइजेशन, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए सो दैट कि उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो भी पर ज़्यादा हों, उसका बेनिफिट आम लोगों को ज़्यादा पहुँचे। तो जब लोगों को बेनिफिट ज़्यादा पहुँचेगा, तो लोग उससे खुश होंगे, जब लोग खुश होंगे तो वो गवर्नमेंट जो है वो उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेस करने को देखने को मिलेगी। अगर हम इसका असेसमेंट करें, असेसमेंट ऑफ दिस रिजीम, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो काफ़ी फिनोमिनल रही। फॉरेन एड भी आई आपके यहाँ, रेमिटेंसेस भी आए, और आपकी जो इनफॉर्मल इकानमी थी, वो आपकी इनफॉर्मल इकानमी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। इनफॉर्मल इकानमी होती क्या है? ऐसे सेक्टर्स ऑफ द इकानमी जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसे सेक्टर्स ऑफ द इकानमी जो अंडरग्राउंड इकानमी में आते हैं। तो वहाँ पे जो ये दौर था, इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसी स्टेप्स उठाए गए कि जहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की कोशिश की गई जिनसे ड्रग्स वगैरह बनती थी। तो इस सेक्टर में, इस दौर में जो इनफॉर्मल इकानमी थी, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हुई, क्योंकि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स को, मैरिजुआना हो गई जैसे, या बाकी और जितने भी ऐसे ओपियम होगी, इसकी प्रोडक्शन की गई। इनकी वजह से ड्रग्स जहाँ पे बनती थी, तो जब जब वो ड्रग्स बनती थी तो उनको बेच के उनकी जो है वो सर्कुलेशन से पैसे की सर्कुलेशन बनती गई। जब पैसे की सर्कुलेशन बनती गई तो जो आपकी इनफॉर्मल इकानमी है उसकी जो ग्रोथ है वो 50% के करीब थी। इसके अलावा पाकिस्तान की इकानमी में जो जॉब्स क्रिएशन की गई, लेकिन वो जॉब्स क्रिएशन की कोशिशें इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसके लिए कोई एक ख़ास पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। बिकॉज़ कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट की वजह से ग्रो कर रही थी, तो फिर वहाँ पे इकॉनमी की परफ़ॉर्मेंस इस हद तक ठीक थी, तो उन्होंने फिर जॉब्स क्रिएशन की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई इस दौर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ऐड आ रही थी, लोग फ्लरिश हो रहे थे, तो उसकी लोगों के पास इनकम थी। तो फिर जो लैंड की डिवीज़न है, लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो रहे थे, रैपिडली बढ़ रहे थे, चेंज हो रहे थे, पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। तो उस वजह से फिर लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हुई, चेंज हुई, और आपकी एनर्जी सेक्टर की वहाँ पे जो डिमांड है वो भी बड़ी, शॉर्टेज की भी हुई, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई, रूरल एरियाज़ तक एक्सपेंड करने की कोशिश की गई, बेसिक फैसिलिटीज़ को। और इलेक्ट्रिसिटी भी एक बेसिक फैसिलिटी के तौर पे शाम में शुमार होती है। तो उसकी जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई तो प्रोडक्शन तो इतनी नहीं थी। तो जब प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तो अब डिमांड बढ़ रही है, तो फिर वहाँ पे शॉर्टेज फेस करनी पड़ी आपको। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी सेम सिचुएशन है, रोड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़े। अच्छा, फिर जो इस दौर में जो रियल वेजेस थी, वो फर्दर इंक्रीज़ हुई। राउंड अबाउट 150% ग्रोथ जो है वो रियल वेजेस ने शो की, क्योंकि वेज ग्रोथ का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था भुट्टो साहब के दौर से। भुट्टो साहब ने इस दौर में वहाँ पे उनकी पॉलिसी जो थी वो प्रो पब्लिक थी, प्रो पीपल थी, तो लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों को एनहांस करने के लिए उन्होंने वेजेस को पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। बिकॉज़ आपकी इकॉनमी में जो लोग फॉर्मल सेक्टर्स में या इनफॉर्मल में सेक्टर्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादातर लोग वर्किंग क्लास थी। तो वर्किंग क्लास की, लेबर तबके की ज़्यादा डेवलपमेंट की कोशिश की गई, उसको ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की गई। तो उस वजह से इस गवर्नमेंट ने भी उस पॉलिसी को इंक्रीज़ किया, उसको एनहांस किया, उसको कंटिन्यू किया। जब उसको कंटिन्यू किया तो उसकी वेज रेट की जो ग्रोथ थी वो 150% तक बढ़ी। उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी,
जब भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो जो स्किल्ड वर्कर होगा, जिसके पास ज़्यादा बेहतर स्किल्स होंगे, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा एनहांस होगी, तो उसको अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से उसको ज़्यादा वेजेस दी जाएँगी। उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर उसको किसी एक जगह पे अच्छी वेज नहीं मिल रही, तो वो उसको क्विट करके वो दूसरी जगह पे जा सकता है। तो अब जो पहली वेजेस थी वो रियल वेजेस थी वर्कर्स की, लेबर क्लास की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई इस दौर में। सोशल सेक्टर उसकी परफॉर्मेंस इतनी है सच अच्छी नहीं थी, बिकॉज सोशल सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। सोशल सेक्टर को नेग्लेक्ट इस तरीके से किया गया कि आपकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, और जो प्रोविज़न थी सोशल सेक्टर की फैसिलिटीज़ की, लाइक इन हेल्थ सर्विसेज, तो वो इतनी एज़ सच अच्छी नहीं थी। इस तरीके से अच्छी नहीं थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिहाज से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे, उसकी प्रोविज़न पे कोई बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं था गवर्नमेंट का। जब उसका फ़ोकस नहीं था तो लोगों तक हेल्थ की फैसिलिटीज़ तक का जो पहुँचने की प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी इस दौर पे कोई एज़ सच उस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द मेजर वो करता है हेल्थ सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस को, कि आपका एक नॉर्मल बंदा कितने साल तक ज़िंदा रहेगा, उसकी कितनी लाइफ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो वो जितनी ज़्यादा होगी, वो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़, वहाँ पे लोगों की सेहत का मेयार जो है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई ऐसा जितना गेन नहीं हुआ, उसकी जो नंबर्स थे उसमें कोई ऐसा उसमें इंक्रीज़ नहीं हुई थी। फिर जो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो अनस्टेबल थी। वो अनस्टेबल इस तरीके से थी कि ग्रोथ रेट तो आपका हाई था, लेकिन वो ग्रोथ रेट ज़्यादा जिस सेक्टर में ग्रो कर रहा था वो फिजिकल सेक्टर में था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ट्रेड सेक्टर था वहाँ पे डेफ़िसिट फेस करना पड़ रहा था। ट्रेड सेक्टर में आपको डेफ़िसिट बिकॉज़ आपकी अपनी प्रोडक्शंस तो नहीं थी, आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स तो नहीं थी। आपका जो ट्रेड सेक्टर था उसमें डेफ़िसिट फेस करना पड़ रहा था। इसलिए फेस करना पड़ रहा था कि एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर थी, और जो इम्पोर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज़ डिमांड लेड इकॉनमी थी, कंज़म्पशन बेस्ड इकॉनमी थी। आपकी ऐड के आने से लोगों की इनकम के इंक्रीज़ होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा आपकी डिमांड पे, कंज़म्पशन पे। तो कंज़म्पशन को फुलफ़िल करने के लिए फिर इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा बहस की गई, इम्पोर्ट पे ज़्यादा इन्हिसार किया गया, उनको फुलफ़िल करने के लिए इम्पोर्ट सेक्टर को, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी इन्वॉल्व होता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर फिर वो ये नहीं देखता कि वो अपनी चीज़ बेच रहा है या किसी दूसरे की चीज़ बेच रहा है। दे फोकस्ड ऑन देयर ओन प्रॉफ़िट, कि उनको प्रॉफ़िट मिलना चाहिए जहाँ से भी जे, और इम्पोर्ट्स में उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज़ कि जो कोई भी चीज़ जब उसके साथ टैग लग जाता है कि इट इज़ फॉरेनली प्रोड्यूस्ड, तो फिर कंज़्यूमर की वो जो है वो सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, और वो कोई भी वैल्यू, कोई भी प्राइस जो है देने के लिए तैयार होता है। तो फिर ट्रेड डेफ़िसिट 9% था, फिस्कल डेफ़िसिट 7% थी। तो इसने जीडीपी की में जो कंट्रीब्यूशन थी इन दोनों सेक्टर से कम आ रही थी। जब इन दोनों सेक्टर से कम आ रही थी तो फिर आपकी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी थी वो वहाँ पे अकर हुई। क्योंकि जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स को किस तरीके से मेंटेन करती है, किस तरीके से उनको फुलफ़िल करती है, किस तरीके से उन सेक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस को जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो सोर्सेज़ हैं वो हैं टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज़। जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट के पास है कि वो डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर कम होंगे, तो इट मीन्स कि आपका जो बजट है, आपका जो एस्टीमेट आपने लगाया था, आपका जो फिस्कल है वो सिनेरियो वो सरप्लस में जा रहा है, बिकॉज़ रेवेन्यू आपको ज़्यादा मिल रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो फिस्कल बैलेंस होगा, ट्रेड या बजट बैलेंस्ड होगा। और जब आपका रेवेन्यू कम होंगे और फिस्कल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे आपके, तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट होता है, जो कि अराउंड 7% ऑफ द जीडीपी था। तो इसने आपके बाद में आने वाले गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी मसाइल जो है वो क्रिएट किए। नेक्स्ट जो थी चीज़ थी कि मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हुई। मनी सप्लाई में इंक्रीज़ होने की वजह हमने पीछे भी डिस्कस की हैं। इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, उस एड भी आ रही है, तो रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों ने इन तमाम फैक्टर्स के आने से मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हुई।
तो और जब वो इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इन्फ्लेशन अराउंड 19% थी, डबल डिजिट के करीब थी। और वो जो इन्फ्लेशन अराउंड डबल डिजिट के करीब थी, तो उस वजह से फिर यहाँ पे जो लोगों पे प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट इस प्रेशर को कम करने के लिए फिर एग्रीकल्चर प्राइस प्रोडक्ट की प्राइसेस को मेंटेन करती थी, रेगुलेट करती थी। रेगुलेशन का जो निज़ाम है एग्रीकल्चर की प्राइसेस का, वो वहाँ से इनिशिएट किया गया। अभी भी आप जाएँ किसी भी जो है वो ग्रोसरी शॉप पे, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस जो हैं गवर्नमेंट डिटरमाइन करके डेली की बुनियाद पे देती है। तो उनकी प्राइस की डिटर्मिनेशन में उस वक़्त जो नुकसान उठाना पड़ा, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया, वो सबसे ज़्यादा फार्मर्स को या पीज़ेंट्स को या स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को उठाना पड़ा। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क था वो इनएडिक्वेट था। वो इनएडिक्वेट इस वजह से था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई एक ख़ास चेंजेज़ नहीं की गईं। वो ख़ास चेंजेस ना होने की वजह से, उन पे ज़्यादा फ़ोकस ना होने की वजह से, बिकॉज़ कि गवर्नमेंट को एड रेमिटेंसेस की शक्ल में उसको जो है वो पैसे मिल रहे थे। जब उसको पैसे मिल रहे थे फिर उनका सच इतना कोई फ़ोकस नहीं रहा कि अब हमें इस चीज़ पे जो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाने पे उनका कोई ऐसा सच फ़ोकस नहीं रहा। नेग्लेक्ट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, नेग्लेक्ट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। जब एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस भी नहीं ठीक हो सकती, बिकॉज़ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है, बिकॉज़ वो आपको रॉ मटेरियल और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो फिर यहाँ पे जो चेंजेस थी, फंडामेंटल चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई ऐसा सच इतनी नहीं हुई। जब नहीं थी तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में लेस कम्पिटिटिव होती जा रही थी, उनकी क्वालिटी कम होती जा रही थी। जब वो कम होती जा रही थी तो फिर वहाँ से फिर जो पॉलिसीज़ थी उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, फ़र्क पड़ा। तो कंक्लूजन क्या है कि इस इकॉनमी की इस जो regime था, इसमें आपकी इकॉनमी डीनेशनलाइज़ेशन का शिकार थी और डीरेगुलेशन का